नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, हर साल ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक थिंक टैंक जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 इस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया और इसमें इंडिया की रैंकिंग पहले के अपेक्षाकृत एक और ज़्यादा खराब हो गई है। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी 8वीं और इस साल इंडिया की रैंकिंग हो गई है 7वीं। यूँ मत सोचिएगा रैंकिंग इंप्रूव हुई है, पहले 8 थी अब 7 हो गई है, क्योंकि बात यहाँ पर कर रहे हैं टेररिज्म की। टेररिज्म कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो इसमें रैंकिंग ऊपर जाना मतलब सिचुएशन खराब हुई है। देखो, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस का इस्तेमाल करता है विभिन्न देशों को रैंकिंग देने के लिए। और ये डेटाबेस कौन तैयार करता है? ये डेटाबेस नेशनल कंसोर्टियम के द्वारा तैयार किया जाता है स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्सेज टू टेररिज्म के लिए। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में। अगर बात करें इंडिया से आगे कौन से देश हैं, तो ये 6 देश इंडिया से आगे हैं और इंडिया की पोजीशन 7वीं है इस इंडेक्स में। अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान एंड सोमालिया। बट देखो, हैरानी की बात ये है कि ये देश इंडिया से पीछे हैं, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, साउथ सूडान, बुर्किनो फासो, पैलेस्टीन, लेबनान। तो मतलब इस इंडेक्स के हिसाब से तो इंडिया में टेररिज्म बहुत ही ज्यादा है। सरकार ने इस टेररिज्म इंडेक्स का क्रिटिसिज्म किया है। क्या किया है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर, यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देख लीजिए आप। देखो, इस इंडेक्स का नाम इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे इंडेक्सेस के द्वारा विभिन्न देशों को रैंक देने के लिए, जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट जो कि वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये सारे जो इंडेक्सेस हैं इनके द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न देशों को रैंकिंग देने के लिए। इसीलिए अगर इस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब है तो इसका इंपैक्ट इन सभी इंडेक्सेस में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग ने इस इंडेक्स को क्यों क्रिटिसाइज किया है? कुछ समय पहले सरकार ने नीति आयोग को बोला कि आप एक काम कीजिए, ये कई सारे जो इंडेक्सेस हैं जो विभिन्न देशों को रैंकिंग देते हैं इनको आप मॉनिटर कीजिए। हम क्या कर सकते हैं इन इंडेक्सेस में हमारी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए? फायदा क्या होगा इसका? देखो, विभिन्न इंडेक्सेस में हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी तो डेवलपमेंट ज्यादा आएगी। तो नीति आयोग ने मॉनिटर करना स्टार्ट किया इस इंडेक्सेस को। नीति आयोग को यह लगा कुछ जो इंडेक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा बाइस्ड अप्रोच अपनाते हैं और इंडिया को जानबूझ के काफी पीछे की रैंकिंग देते हैं। जैसे 2017 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जो ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, इस रिपोर्ट में इंडिया को काफी पीछे की रैंकिंग दी गई थी। मतलब यह बताया गया था इंडिया में स्लेवरी काफी ज्यादा है। तो इंडिया ने विरोध किया था कि आपकी जो ये रिपोर्ट है वो गलत है। उसी प्रकार से नीति आयोग ने अब इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को भी क्रिटिसाइज किया है। नीति आयोग ने बोला है, अरे भाई, आपकी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 आपके एम्प्लॉइज हैं, 12 फुल टाइम स्टाफ है, 12 फुल टाइम इक्विवेलेंट स्टाफ है और 6 वॉलंटियर्स हैं। इतने कम एम्प्लॉइज ने 163 कंट्रीज में टेररिज्म की सिचुएशन को एनालाइज भी कर लिया और रैंकिंग भी दे दी। ये तो अपने आप में मजाक है। इवन नीति आयोग ने यह भी कहा कि अनक्लासिफाइड मीडिया में जो आर्टिकल्स छपे हैं उनके आधार पर आपने ये इंडेक्स पब्लिश कर दिया। आपने ये भी नहीं बताया कि आपको फंडिंग कहां से मिली, कौन कौन आपके डोनर्स हैं, कैसे पैसे मिले आपको ये इंडेक्स पब्लिश करने के लिए। और इवन टेररिज्म की तो एक कोई डेफिनेशन है ही नहीं। एक देश का आतंकवादी दूसरे देश के लिए हीरो है। इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अडॉप्ट करवाया जाए।
1996 से ही ये कोशिश इंडिया के द्वारा की जा रही है, बट अभी तक ये कन्वेंशन अडोप्ट नहीं की गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो टेररिज्म की कोई एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ही नहीं। तो कुल मिला के नीति आयोग ने कहा ये जो इंडेक्स पब्लिश किया गया है जिसमें इंडिया को इतनी खराब रैंकिंग दी गई है, इस इंडेक्स में बहुत सारी कमियां हैं, इसी वजह से इंडिया को खराब रैंक प्राप्त हुई है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में हिस्सा लिया। कोविड-19 की महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से विभिन्न मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया इस डायलॉग में, और यह पहली बार था कि वर्चुअली इस डायलॉग का आयोजन किया गया हो। देखो 2010 के बाद से ही हर साल जर्मनी के द्वारा पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को होस्ट किया जाता है। ये एक प्रकार से फोरम है, प्लेटफॉर्म है, जहां पर विभिन्न देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस पर फोकस किया जाता है। इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस मतलब जैसे आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है तो नेगोशिएशंस होती हैं विभिन्न देशों के बीच कि भाई आप इतना एमिशन कम करो, तुम इतना कम करो, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 2015 में, उससे पहले बहुत सारी नेगोशिएशंस हुई थी इन देशों के बीच। तो इस प्रकार की क्लाइमेट चेंज संबंधित नेगोशिएशंस के लिए ये प्लेटफॉर्म है, फोरम है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। इस बार की ये जो वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, इसे देखो को चेयर किया गया था जर्मनी के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इसके अलावा 30 के आसपास और भी देशों ने हिस्सा लिया इंक्लूडिंग इंडिया। यूके ने देखो जर्मनी के साथ मिलकर इसलिए को चेयर किया क्योंकि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी उसकी प्रेसिडेंसी यूके के पास है, इसलिए यूके ने जर्मनी के साथ मिलकर इस पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को को चेयर किया। जो पिछली यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी वो मैड्रिड में हुई थी स्पेन में दिसंबर 2019 में, और अगली कहाँ होगी? अगली यूके में होगी। इस बार का पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक तो विभिन्न देश प्रयास कर रहे हैं कोविड-19 की महामारी से निपटने में, दूसरा पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का भी जल्द ही इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होने वाला है। इंडिया की बात करें, इंडिया ने इस डायलॉग में दो चीजें सजेस्ट की। एक तो क्लाइमेट से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए अफोर्डेबल प्राइसेस पर। आमतौर पे होता यह है कि डेवलप कंट्रीज के पास अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है जिससे क्लाइमेट चेंज कम होता है, ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, बट गरीब देश और डेवलपिंग कंट्रीज उस टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इंडिया का कहना है क्लाइमेट संबंधित टेक्नोलॉजी एज ए ओपन सोर्स अवेलेबल होनी चाहिए सभी देशों के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पे। इसके अलावा इंडिया ने क्लाइमेट फाइनेंस पे भी स्ट्रेस दिया। देखो अगर हम बिल्कुल गरीब देशों को बोलेंगे या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को बोलेंगे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कीजिए या फिर उन चीजों पे फोकस कीजिए जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होता है, तो हो सकता है गरीब देश इसे अफोर्ड ना कर पाए क्योंकि वहां पर इतने संसाधन उपलब्ध नहीं होते। उनको एड की आवश्यकता होती है ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे जिससे एमिशन कम होता हो। तो इंडिया ने स्ट्रेस दिया कि $1 ट्रिलियन का फंड इस्टेब्लिश किया जाए और उस फंड से डेवलपिंग वर्ल्ड को ग्रांट दी जाए ताकि वो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सके। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $1.5 बिलियन का लोन दिया है। ये लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अपने कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया को अभी तक का ये सबसे बड़ा लोन है। इससे इंडिया और बेहतर ढंग से कोविड-19 की महामारी से निपट पाएगा, ज्यादा टेस्टिंग कर पाएगा,
और वो लोग जो पॉजिटिव केसेस के संपर्क में आए हैं उनको ट्रेस कर सकेगा और इलाज भी कर सकेगा। इसके अलावा गरीब लोगों को भी ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकेगी इंडिया के द्वारा। लोन के साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा ताकि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को और बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट कर सकें। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ये देखो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मांडा लियोंग फिलीपींस में। इस बैंक को इस पर्पज के साथ इस्टेब्लिश किया गया था कि एशिया में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ये बैंक देखो दोनों तरह के लोन देता है, हार्ड लोन भी और सॉफ्ट लोन भी। आप मुझे डिफरेंस बताइए, हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो हार्ड लोन वो लोन होते हैं जो मार्केट इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं, मतलब कॉमर्शियल पर्पज के साथ दिए जाते हैं, मार्केट में जितनी रेट है उसी रेट के हिसाब से दिए जाते हैं सॉरी। जबकि सॉफ्ट लोन वो लोन है जो कम इंटरेस्ट रेट पर दिए जाते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हार्ड लोन ऑफर करता है प्राइमरली मिडिल इनकम कंट्रीज को जिनकी इनकम अच्छी खासी होती है, और सॉफ्ट लोन यानी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर किए जाते हैं गरीब देशों को। 5 सबसे बड़े बोरोअर जो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, यानी वो देश जो सबसे ज्यादा पैसा उधार देते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो इस प्रकार से हैं: चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान और यूएसए। ये 2 देश जो सबसे बड़े डोनर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है डीम्ड यूनिवर्सिटीज अब एंटी करप्शन लॉ के अंडर आएंगी। देखो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, इसमें प्रोविजन है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन करता है तो उसके खिलाफ इस एक्ट के अंडर केस दर्ज किया जा सकता है। 2018 में इस एक्ट को अमेंड भी किया गया था और अमेंडमेंट के अनुसार अब देखो ना सिर्फ रिश्वत लेना बल्कि रिश्वत देना भी अपराध है, और बिल में रिश्वत देने और लेने वाले को 3 से 7 साल की सजा हो सकती है, इवन फाइन भी हो सकता है। तो ये अमेंडमेंट हुई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में 2018 में, यानी 2 साल पहले ये 2 प्रोविजंस और इसके अलावा और भी काफी सारे प्रोविजंस ऐड किए गए थे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी अब इस एंटी करप्शन लॉ के अंडर आएंगी। देखो अगर किसी कंपनी में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई करप्शन होता है तो फिर जिन्होंने करप्शन किया है उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जा सकता। इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है अगर उन्होंने करप्शन किया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स, कोई इंडिविजुअल हो, अथॉरिटीज हो, ऑफिशियल्स हो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के हैं, अगर उनके द्वारा करप्शन किया जाता है तो उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की हम बात करें, देखो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के अंडर जो ड्यूटी यूनिवर्सिटीज की होती है एकेडमिक डिग्रीज प्रोवाइड करना जिसे सोसाइटी में रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसी प्रकार से डीम्ड इंस्टीट्यूशन की भी यही ड्यूटी होती है कि एकेडमिक डिग्रीज प्रोवाइड करना जिसे सोसाइटी में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर पर्टिकुलर सेक्शन की हम बात करें, यूजीसी एक्ट 1956 का जो सेक्शन 3 है, इस सेक्शन 3 के अनुसार किसी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को जो किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी में काफी हाई स्टैंडर्ड के साथ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के बाद उस इंस्टीट्यूशन को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है। और एक बार किसी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है तो उस हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के पास वही एकेडमिक स्टेटस और प्रिविलेजेस हासिल होती हैं जो आमतौर पर यूनिवर्सिटी के पास होती हैं। तो ये हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया, और अब डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर आएंगी। चलते हैं आगे। लास्ट जो हमारा आर्टिकल है वो साउथ एशिया सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? अभी हाल ही में साउथ वेस्ट
मानसून सीजन के बारे में फोरकास्टिंग की गई इस फोरम के दौरान। इस फोरम ने कहा कि साउथ एशिया में जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है वो नॉर्मल रहेगा। देखो, इस फोरम की हम बात करें, इस फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। ये एक प्रकार से कंसोर्टियम है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, म्यांमार, इन देशों के मेट्रोलॉजिस्ट एंड हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स शामिल हैं। ये मिलकर इस पूरे रीजन के लिए फोरकास्टिंग करते हैं कि इस बार साउथ वेस्ट मानसून कैसा रह सकता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसा रह सकता है। वैसे तो फोरकास्टिंग से पहले ये मिलते हैं, लेकिन इस बार फिजिकली नहीं मिल पाए कोविड-19 की महामारी के कारण। तो हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया साउथ एशिया सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम के बारे में। हमारी आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 5 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।